एक सर्प ने बताया कि चाहे कितनी ही पतिव्रता स्त्री हो, उसे ये 3 बातें कभी मत बताना, वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। दोस्तों, दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। एक जगह एक सपेरों का झुंड चला आ रहा था। वे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जगह उन्हें एक घनी छायादार वृक्ष नजर आया तो वो सब उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। उसी वृक्ष के पास में एक विशाल सर्पों की बांबी थी। एक सपेरे ने जान लिया कि इस बांबी में हमें कोई सर्प मिल सकता है। सपेरों का तो काम ही होता है दोस्तों, सर्पों को पकड़ना। उस सपेरे ने अपने साथियों से कहा कि हमें यह बिल खोद करके देखना चाहिए। दोस्तों, उसी समय सपेरे ने आपस में विचार किया कि और उस सांप के बिल को खोदने लगे। दर्शक बंधुओं, जब उस बिल को 3 फुट की गहराई तक खोद लिया तो उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़ करके अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे। विचार किया कि हम इस सर्प का जहर निकालेंगे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने सोचा कि यह सर्प बड़ा ही जहरीला है, क्यों ना इसके विषैले दांतों को निकाल देते हैं। यही सोच करके उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें वो सर्प बंद था। पिटारे को खोल करके जब देखा तो वे उसे देख करके हैरान हो गए, क्योंकि मित्रों, पिटारे के अंदर से सर्प गायब हो चुका था और उस सर्प की जगह उस पिटारे में एक बहुत कीमती सुंदर नौलखा हार रखा हुआ था। उस नौलखा हार को देख करके सपेरे बड़े प्रसन्न हुए थे। वे सब इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो सर्प पकड़ कर रखा था, यह हार कहाँ से आ गया। तो एक सपेरा बोला, अरे चलो अच्छा ही है, यह हार और भी ज़्यादा कीमती है, चलो हम इसे लेकर के राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन दे देगा। यही विचार करके वे सभी सफेद राजा चंद्रसेन के शहर भाग्यनगर को चल देते हैं। राजा चंद्रसेन का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मंत्री, सामंत, विशिष्ट अधिकारी गढ़ बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। राजा जब सपेरों का दरबार में देखा तो उन्होंने बैठने के लिए कहा और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तो सपेरे कहने लगे, हे महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, परंतु आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। ऐसा रत्न जड़ित हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा कहने लगे, दिखाओ दिखाओ, कैसा हार है। सपेरे ने उस पिटारे को खोलकर के दिखाया जिसमें वह हार रखा हुआ था। मित्रों, उस विचित्र हार को देखकर कि राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया। वास्तव में उन्होंने वैसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर के राजा चंद्रसेन सपेरे से कहने लगे कि तुम यह विचित्र हार कहाँ से लाए हो। तो सपेरे कहने लगे, महाराज, हमें यह हार मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। वास्तव में यह हार पाकर के हमारी रानी बहुत खुश हो जाएंगी। मित्रों, उसी समय राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को 1 सहस्त्र सोने की मुद्राएं दे दो और सम्मान पूर्वक इन्हें दरबार से विदा कर दो। इस प्रकार मित्रों, राजा ने वो हार टोकरी सहित अपने पास रख लिया और सपेरों को खूब सारा इनाम देकर के वहां से विदा कर दिया। सपेरे तो राजा को वह हार देकर के वहां से चले जाते हैं। इधर राजा चंद्रसेन सोचने लगे कि आज यह हार मैं अपनी महारानी को उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। हार को पाकर कि मेरी रानी बड़ी खुश हो जाएंगी। मित्रों, पूरे दिन राज दरबार में राजा बैठा रहा और अपना राज कार्य करता रहा और मन ही मन में वह यही विचार उठते रहे कि कितना सुंदर हार है। धीरे धीरे जब शाम होती है तो दरबार को समाप्त करके राजा अपने महलों को जाते हैं। वह हार वाली टोकरी को राजा ने अपने बगल में दबा लिया था। मित्रों, उधर जब महारानी चंद्रा ने देखा कि महाराज आ रहे हैं और उनके हाथ में कुछ लगा हुआ है, तो महारानी ने उन्हें बैठने के लिए पलंग बिछा दिया। राजा चंद्रसेन पलंग पर बैठ जाते हैं और महारानी से कहने लगे कि महारानी,
आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रानी कहने लगी, महाराज ऐसा क्या लाए हो तुम मेरे लिए? इतना कहकर के राजा ने वो टोकरी रानी के आगे बढ़ा दी और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो मित्रों। रानी ने जैसे ही उस पिटारी को खोला तो देखा, उसमें देखती हैं कि एक बहुत सुंदर तेजस्वी 5 दिन का बालक लेटा हुआ है, अंगूठा पीरा है। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था। मित्रों, इतना सुंदर था कि वो रानी उस बालक को देखती ही रह गई। कहने लगी, महाराज इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा है तो राजा चंद्रसेन कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं है, इसमें तो 9 लखा हार था, यह बालक कैसे बन गया? राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने वो टोकरी लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में उस टोकरी में बड़ा ही तेजवान बालक लेटा था। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देखकर के राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि दोस्तों राजा चंद्रसेन पर पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने मन में विचार किया कि यह पुत्र हमें भगवान शिव ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही पालेंगे। मित्रों, यह बात किसी को पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा है वह बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थीं। रानी ने पूछा कि यह बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था, उन्होंने ही हमें एक पिटारी में रखकर के 9 लाख का हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार में महलों को आते आते यह हार से सुंदर पुत्र बन गया। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजशाही तरीके से करेंगे। आज से ये बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी गद्दी का मालिक भी बनेगा। मित्रों, उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में ये घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर कि राजा चंद्रसेन की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं, क्योंकि महाराज के यहाँ तो अब तक कोई संतान ही नहीं हुई थी। मित्रों, राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़ा ही प्रसन्नता पूर्वक से वे उस बालक को पाल रहे थे। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वो लड़का जवान होता चला गया। जब उस लड़के की आयु 18 साल की हो गई तो महाराज चंद्रसेन के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। मित्रों, राजा साहब उस घटना को भूल चुके थे कि लड़का उन्हें किस तरह प्राप्त हुआ है। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका किसी सुंदर कन्या से विवाह करना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। रानी बोली, महाराज शुभ काम में देरी कैसी, जितना जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। मित्रों, राजा चंद्रसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य भी था, सोबतपुर। वहां के एक राजा थे कमल ध्वज, उनकी बड़ी सुंदर कन्या थी, नाम था बैजंती। राजा कमल ध्वज की कन्या बैजंती 14 विद्याओं में संपूर्ण थी। राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था। धीरे धीरे राजकुमारी बैजंती जब विवाह योग्य हो गई तो महाराज कमल ध्वज विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। पुत्री के विवाह की बात मन में आते ही राजा ने अपने दरबार में नाई और पुरोहित को बुला लिया और टीका की सामग्री नाई पंडित व वर खोजने के लिए भेज दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले नाई और ब्राह्मण ही वर खोजने जाया करते थे। राजा ने उनसे कहा कि जाओ और हमारी पुत्री की योग किसी राजकुमार को टीका करने आना है। मित्रों, नाई और ब्राह्मण राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर के दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी सुंदर राजकुमार नहीं मिला। अब तो नाई और ब्राह्मण भ्रमण करते करते परेशान हो गए। अंत में वे चलते चलते राजा चंद्रसेन की नगरी सोबतपुर में पहुंच जाते हैं।
राजा चंद्रसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक नाई और पंडित का दरबार में आगमन होता है। राजा चंद्रसेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं यह कोई नाई और ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर के यहाँ आए हैं। फिर भी राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। नाई पंडित बोले, महाराज हम राजा कमल ध्वज के नाई और पुरोहित हैं और उनकी कन्या बैजंती का टीका लेकर के आए हैं। हमारे महाराज की कन्या राजकुमारी बैजंती बड़ी ही रूपवान है और 14 विद्याओं में परात हैं। हमने सुना है कि आपके राजकुमार भी अविवाह योग्य हैं। तब राजा चंद्रसेन कहते हैं कि पुरोहित जी, आपने ठीक सुना है कि हमारा एक पुत्र है और हमारे राजकुमार बड़े ही सुंदर और योग्य हैं, रूप गुण बल में बढ़ चढ़ कर के हैं। मित्रों, राजा चंद्रसेन को यह ज्ञात नहीं था कि उनका जो पुत्र है वो एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब ये नाई और पुरोहित को दिखाया, राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए। उनको राजकुमार पसंद आ गए। अब और भी राजकुमारी बैजंती का विवाह तय करके वहां से लौट जाते हैं। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब विवाह का उचित समय आया तो राजा चंद्रसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर के राजा कमल ध्वज के यहाँ बारात लेकर चलते हैं और मंजिल दूर यात्रा करके राजा कमल ध्वज की नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही राजा कमल ध्वज उनका खूब अच्छे से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार नागराज के साथ कर देते हैं। मित्रों, इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा चंद्रसेन वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब देखिए, धीरे धीरे और समय बीता जा रहा था। राजा चंद्रसेन बूढ़े होते चले जा रहे हैं और महारानी चंद्रा भी बड़ी वृद्ध हो चली थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि महाराज, अब हमारे पुत्र के लिए राजभार सौंप दिया जाए। हम कब तक राज्य करेंगे? बुढ़ापा आ चुका है, पुत्र को भी राज चलाने का अनुभव प्राप्त होगा। मित्रों, उसी दिन महाराज चंद्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा चंद्रसेन निश्चिंत होकर के रहने लगे। राजकुमार नागराज बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। बस इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, राजकुमारी बैजंती अपनी दासियों से बातचीत कर रही थीं। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थीं कि क्योंकि आपने देखा होगा कि महिलाओं के पेट में अक्सर बातें रुकती नहीं हैं। दासियां इस भेद को जानती थीं कि राजकुमार जो हैं वो एक नाग हैं। वो राजा साहब को दरबार में कोई सपेरे देकर गए थे। वो वही बात बताती हुई दासी कहती हैं कि महारानी, मैं आपसे एक बात कहूँ, तुम्हारा यह पति राजकुमार जो है, इनको तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। मित्रों, दासी की यह बात सुनकर के बैजंती को कुछ शंका सी हुई और बैजंती कहने लगी कि यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति देव राजकुमार नागराज चंद्रसेन और महारानी के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती हैं, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो। यह उनका पुत्र नहीं है, पर मैं इतना तो जानती हूँ कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं। पर इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज चंद्रसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। दर्शक बंधुओं, राजकुमारी बैजंती के मन में भी अपने पति को लेकर की शंका उत्पन्न हो गई। मन में सोचने लगे कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। अब देखिए बंधुओं, राजकुमार जब शाम को महल में आते हैं तो राजकुमार की पत्नी बैजंती राजकुमार से पूछने लगती हैं कि हे प्राणनाथ, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कहने लगती हैं कि पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी पूछती हैं कि मुझे यह बताइए कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो। दर्शक बंधुओं, यह बात सुनकर के जो नाग से राजकुमार बने थे वह कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मत मारी गई है? महाराज चंद्रसेन और महारानी चंद्रा ही मेरे माता पिता हैं। तब बैजंती बोली कि नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया सच सच बताइए। तुम्हें भगवती माँ गंगा की कसम है, मुझे यह भेद जरूर बताओ। अब तो यह बात सुनकर कि राजकुमार धर्म संकट में फंस जाता है। सोचने लगा कि आज किसी न किसी ने
इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है। इसको जरूर किसी ने बहकाया है और ये पूछे बिना तुम मानेगी नहीं। मित्रों, राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं राजकुमार का ही पुत्र हूँ, तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अब तो राजकुमार हट कर गई कि मुझे यह भेद जरूर बताओ, तुम किस वंश की हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। अब तो राजकुमार सोचने लगे कि लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा कि यह पूछे बिना तुम मानेगी नहीं। मित्रों, नागराज अपनी पत्नी से बार बार कहता है कि मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगे। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद ही कर बैठी थी। कहने लगी, नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, मैं समझूंगी कि तुम मुझे झूठा प्रेम करते हो। मित्रों, यह बात सुनकर के राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी बहती है और वहाँ चल कर के मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मित्रों, अब तो रथ सजाया, उसमें राजा की पत्नी बैजंती और नागराज दोनों बैठ कर के वन विहार करने का बहाना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं। चलते चलते नागराज अपनी पत्नी को लेकर के उसी नदी के किनारे आ जाते हैं। नदी को देखकर राजकुमारी बैजंती कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए हो? क्या इस नदी में तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है कि हे प्रिय, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि मान जाओ और मुझसे मेरे बारे में मत पूछो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर दोस्तों, किसी ने सच कहा है, हट करने वाला हट और तिरिया हट ये बड़े बुरे होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी। कहने लगी, महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि तुम किस वंश के हो। मित्रों, राजकुमारी वैजंती जब नहीं मानती हैं तो राजकुमार नाग जो था वह नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक जल में जब वह पहुंच जाता है तो कहने लगता है कि हे रानी, अभी भी समय है, तो मुझसे यह बात मत पूछो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी बैजंती तो मानो हट ही कर बैठी थी। कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये बात पूछकर ही मानूंगी। मित्रों, इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे जल में उतर जाता है। जब छाती तक जल पहुंच जाता है तो फिर रानी को समझाकर बोला, प्रिय, मान जाओ, अभी भी वक्त है, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। मित्रों, जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपनी थोड़ी और बराबर जल में गया तो कहने लगा, रानी, अभी तेरे पास समय है, ये जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ। परंतु रानी नहीं मानी। दोस्तों, फिर क्या होता है, राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वह उस नदी के अंदर समा गया और फिर निकल कर के बाहर नहीं आया। जब काफ़ी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी बैजंती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर के कहीं चला गया था। बैजंती ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वह नहीं मिला। अब तो बैजंती अपने रथ को लेकर के अपने सारथी से कहती हैं कि चलो महलों को चलो और महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। मित्रों, सारथी ने जाकर के राजा को यह खबर दी कि महाराज, आपके पुत्र नागराज नदी में विलुप्त हो गए हैं। राजा को बड़ा दुख होता है। राजा कहने लगे कि मेरा पुत्र और उस नदी में डूब गया। वह अपनी सेना को आदेश देते हैं कि जाओ नदी के जल को खंगालो और कम से कम उसकी लाश को तलाश करो। राजा के 20,000 सैनिक रानी वैजंती के साथ उस नदी पर आए। नदी में जगह जगह जाल डलवाए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह तो एक नाग था और अपनी असली नाग रूप को प्राप्त करके वह वापस लौट गया था। कई गोताखोरों ने नदी में राजकुमार की तलाश की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो उदास होकर कि राजा और रानी और राजकुमारी बैजंती वापस अपने महलों को लौट आते हैं। राजा चंद्रसेन तो वृद्ध हो चुके थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूब करके उनका पुत्र मर गया है। अब तो राजा बड़ा ही दुखी होने लगे। श्रोताओं, महारानी बैजंती
जो नागराज की पत्नी थी वह भी बड़ी दुखी हो रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरी ही कर्मों के कारण ही आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। दोस्तों, यदि मैं उनके वंश के बारे में पूछने की जिद न करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। परंतु मित्रों, वो बड़ी विद्वान थी, 14 विद्याओं में निपुण थी। काफ़ी विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। उसने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसमें श्रवण मुद्राएं जाएंगी। चाहे वह आप बीती हो या किसी प्राचीन घटना से संबंधित हो, कोई भी कहानी हो, घटना हो, जो कुछ भी हो, कोई उसे सुनाएगा तो उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। मित्रों, अब तो रानी बैजंती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई आप बीती सुना रहा था, कोई रामायण की कथा सुना रहा था, तो कोई किसी राजा का इतिहास सुनाने लगा। अब तो राजकुमारी बैजंती का यही काम था। वह सुबह से लेकर के शाम तक नई नई कहानियों को, किस्सों को सुनती रहती थी। एक दिन की बात है, राजा साहब का राज्य का एक बूढ़ा आदमी अचानक से उसी जंगल में गुजर रहा था। वो बूढ़ा आदमी जंगल को पार करते करते उस जंगल में ही रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोच करके वह बूढ़ा आदमी उसी जंगल में पीपल के पेड़ के ऊपर बैठकर चढ़ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया है और उस पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दिया। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया है, उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहाँ कुर्सी आनी शुरू हो गई, फिर सिंहासन आता है। अचानक ही वहाँ पर तंबू की व्यवस्था भी हो जाती है। उस जगह को सजाकर के बड़ा रमणीय बना दिया गया था। वह बूढ़ा आदमी पीपल पर बैठा था, यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहाँ पर सभा होने लगी। वो वृद्ध बहुत घबरा रहा था, मन में सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, यह लोग कौन हैं और आज क्या मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहाँ एक से एक सुंदर अतिथि आने शुरू हो गए। अतिथि बड़े ही विचित्र थे। दर्शक बंधुओं, जो अतिथि वहाँ आए थे वो विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहाँ सज रहा था और जब सभी लोग वहाँ आ गए तो वहाँ 2 सिंहासन थे और उन दोनों सिंहासन पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनका पुत्र युवराज दोनों वहाँ आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार में उनका बड़ा स्वागत किया। उनके बीच कुछ मंत्रणा होने लगी, चर्चा होने लगी थी। वह चर्चाएं हो रही थीं और जो राजकुमार था उस नागराज का पुत्र था, चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए बैठा था और वहाँ इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थीं। अब राजकुमार की जब विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर ली और वह बड़ा उदास हो जाता है। 3-4 घंटे उनकी चर्चाएं चलती रहीं और वह बूढ़ा आदमी उन सभी बातों को वहां से ब्रज पर बैठा बैठा सुन रहा था। मन में सोचने लगा कि ना जाने यहाँ किस की बात की चर्चा हो रही है और यह कौन लोग हैं। लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगा। डर के कारण वो उस ब्रज पर दुबका हुआ छिपा हुआ बैठा था, लेटा था। 4 घंटे जब पूरे हो गए तो दरबार वहां से भंग होता है। अतिथि इधर उधर चले गए, परंतु वह नागराज और उसका पुत्र वहां से चलकर के उस पीपल के वृक्ष की तरफ चले गए। वह वृद्ध ऊपर बैठा हुआ सोच रहा था कि मेरी तरफ ही आ रहे हैं और लगता है अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि इस वृक्ष पर बैठा हूँ। यह सोचकर के वह बहुत घबरा जाता है। परंतु उस नाग ने क्या किया, उस पीपल की जड़ में बैठकर के कुछ देर रोया और अपनी रानी बैजंती को याद किया। यह बात बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि यह तो बड़ा ही चमत्कार है, यह मैं क्या देख रहा हूँ। और कुछ देर रोने के बाद हाय बैजंती ऐसा कहने के बाद वो नागराज भी वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे इधर सवेरा हो जाता है।
प्रातःकाल जब हुआ तो वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष से नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और रानी बैजंती भी नई नई कहानी सुनती रहती हैं। क्यों ना चल कर के इस बात को महारानी बैजंती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देंगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है जहां रानी बैजंती का मंडप लगा हुआ था, जहां वह कथाएं सुना करती थी। वहां एक से एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुनाती थी। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का भी कहानी सुनाने का नंबर आता है। वह महारानी बैजंती से कहने लगा कि महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं तुमको एक आंखों देखी घटना सुना रहा हूँ। आज रात में जब जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उसी जंगल में फंस गया। उस वन में मैं एक पेड़ पर चढ़कर के बैठ गया। मैंने वहां देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा था। उन सब का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार पूर्ण हुआ तो वहां से एक राजा का पुत्र था जो नागों का राजा था, उसका युवराज था, और वह अपने एक देव रथ में बैठकर के जिस पीपल पर मैं बैठा था उसी वृक्ष की ओर आया। वहां उस रथ से उतरा और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर के कुछ देर रहा। बैजंती हाय बैजंती कहकर रोता रहा। उसके बाद वो वहीं से अदृश्य हो गया। अब यह बात जब राजकुमारी बैजंती ने सुनी तो उसे बूढ़े आदमी से कहने लगी, हे बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह बात सुनकर के बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और कहता है, हे राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती हैं, नहीं बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर के रानी बैजंती ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा कि मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। मित्रों, धन पाकर वह बूढ़ा आदमी भी खुश हो जाता है और वह राजकुमारी बैजंती को लेकर के उस जंगल की तरफ चल देता है। उसी स्थान पर जाकर बूढ़े आदमी ने बताया, राजकुमारी जी, मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर के सब कुछ देखा है। राजकुमारी बोली, तो बाबा, मैं भी आज तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मित्रों, इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और रानी बैजंती उस वृक्ष की खोख में बैठ जाते हैं, इंतजार देखते हैं, और इंतजार देखते देखते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है। उस दिन ना तो कोई दरवाज़ सजता है, ना कोई नाग आता है। अब तो बैजंती उस पर क्रोधित होती हैं और कहती हैं, बाबा, तुमने मुझे झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी सी कड़ा सजा दूंगी। वो वृद्ध कहने लगे कि नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया था। रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े बाबा ने कहा, हे रानी, यह मैं भी नहीं जानता कि वे लोग आज क्यों नहीं आए। मित्रों, उस दिन रानी बैजंती निराश होकर के अपने घर लौट आती हैं। इधर वो बूढ़ा आदमी मन में विचार करने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन दरबार लगा था। उसने ये बात ज्योतिषियों से पूछी तो ज्योतिषियों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी। चंद्रमा पूर्ण रूप से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवी देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में ही हुआ करती हैं। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। अब तो सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा कब आएगी, तब मैं रानी को लेकर के वहां जा सकता हूं। महारानी ने उस बूढ़े से कह दिया कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और जब अगले माह का समय आया तो वृद्ध महारानी से बोले कि महारानी, आज आपने मेरे साथ इस जंगल में चलो, आज मैं आपको वह दृश्य दिखाऊंगा। दोस्तों, महारानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चलने लगते हैं। वहां पहुंचकर रानी
बूढ़ा आदमी उस पीपल की जड़ में छुप कर के बैठ जाते हैं। जब रात्रि के 12 बजने का नज़दीक समय आता है तो वे क्या देखते हैं कि वहाँ लगाया पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने पानी छिड़का दिया और फिर थोड़ी देर में वहाँ कुर्सियाँ आ जाती हैं, चारों तरफ मंडप सज जाता है। धीरे धीरे वहाँ नाग लोग आने लगते हैं। नागों का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा, महारानी अब आप ध्यान से देख लो, यही सब मैंने उस दिन देखा था। मित्रों, रानी बैजंती उस दृश्य को देखकर बड़े गौर से देख रही थीं और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है, जो उस नागराज का पुत्र था। वह भी आ गया, पर उसका चेहरा आज भी उदास था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। महारानी ने उसे देखा तो पहचान गई, कहने लगी कि यही मेरा पति है, परंतु अब इसको मैं कैसे ले सकती हूँ, यह विचार करने लगी, यह मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष के कोटर से बाहर निकलने लगी। उधर वो बूढ़ा आदमी डर रहा था, तो बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। मित्रों, 4 घंटे तक वह सभा चलती रही। जब सभा समाप्त हुई तो सभी नाग वहां से चले गए। राजकुमार भी उसी पीपल के पास आकर के बैठकर रोने लगा। उसे देखकर के रानी बैजंती डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था, आधा मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता देख करके राजकुमारी से रोका नहीं गया। राजकुमारी बैजंती निकलकर उसके पास आ जाती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती हैं। अचानक से महारानी बैजंती को सामने खड़ा देखा तो नागराज एकदम से हड़बड़ा आता है और कहने लगता है, रानी तुम यहाँ कैसे? राजकुमार कहता है, अब तो बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ जो सभा होती है वो मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इन सभाओं में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा, और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मुझे तो अपनी उस पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुमसे बार बार समझाया था कि मुझसे मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर के रानी बैजंती रोने लगती हैं और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांग करती हैं। नागराज कहने लगे कि देखिए राजकुमारी, रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, यदि तुमने वह उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। रानी बैजंती बोली कि तुम मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोला, प्रिय, अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम इसी प्रकार यहाँ आकर के बैठना होगा, और जब यहाँ सभा लगने लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन से नीचे से निकल कर के महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना और फिर मुझे महाराज से मांग लेना, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। देखिए बंधुओं, इतना कहकर के वो नागपुत्र वहां से अदृश्य हो जाता है और महारानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आते हैं। रानी बैजंती बड़ी सोच में मग्न थी। राजा भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकला। महारानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब की पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोच करके मगन मुद्रा में रानी ने अब कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया था। अब तो वो ना किसी की सुनती थी, ना कभी बोलती थी, और क्योंकि वह अपने पति से एक बार मिल चुकी थी। धीरे धीरे समय बीता जा रहा था। तीसरी पूर्णिमा का समय आ गया। जब तीसरी पूर्णिमा नज़दीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को लेकर के ही लौटूंगा। उन्होंने अपना श्रृंगार किया। अपनी दासियों से कहा कि आज मेरा श्रृंगार इस तरह से करना कि जैसे मेरा विवाह में हुआ था। उसकी दास पलायम का श्रृंगार किया और पूर्णिमा वाले दिन उस बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। अब तो दोनों लोग वहां उस पीपल की जड़ में छुप कर के बैठ जाते हैं और उस सभा लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात्रि के 12 बजते हैं तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। झाड़ू वाले झाड़ू लगाया,
पानी वाले ने पानी छिड़का और वहाँ धीरे धीरे कुर्सियाँ और सिंहासन आ जाता है। बैजंती उस पीपल की कोटर से निकल करके उस सिंहासन के पीछे छुप जाती हैं और धीरे धीरे अतिथियों का आना होता है। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहाँ आकर के बैठने लगते हैं। कोई नाग सुंदर है तो कोई कुरूप है, कोई नीला है तो कोई पीला है। तरह तरह के नागों का आना वहाँ आरंभ होता है। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वो भी आ जाता है और अब तो वहाँ बैठ कर के उनमें आपस में चर्चा होने लगती है। वो राजकुमार भी वहीं आकर बैठ गया। दर्शक बंधुओं, सभा चल रही थी। सभा में राजाओं में के अनेक कार्य होते हैं, उनके बारे में सलाह की गई, उनके बारे में पूछा गया। सभी कार्य सही तरीके से लिए गए तो उसके बाद राजकुमार के विवाह का चर्चा आरंभ हुई। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी बैजंती को मौका मिल गया। वो सिंहासन के नीचे से निकल करके राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दर्शक बंधुओं, अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देख सभी हड़बड़ा जाती हैं। उसे देख करके नागराज कहने लगे कि हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में मध्य रात्रि के समय तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु को जरा सा भी भय नहीं है? तुम नहीं जानती हो कि हम सब नागलोक हैं और नागलोक कितने जहरीले होते हैं कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुन करके वो कहती हैं कि महाराज, मुझे डर किस बात का है, मैं तो तुम्हारी पुत्र वधू हूँ, तुम्हारे राजकुमार मेरे पति हैं, ना मानो तो उनसे ही पूछ लो, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। और जब महाराज ने अपने राजकुमार से पूछा कि राजकुमार ये कौन है, तो राजकुमार ने पूरी कहानी सुना दी और कहा, पिताजी, एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया और पकड़ करके एक पिटारे में रख कर के मुझे ले जाने लगे। तो मैंने अपने से बचने के लिए उस पिटारे के अंदर 9 लक्का हार का रूप बना लिया था। उन सपेरों ने 9 लक्का हार देख कर के महाराज चंद्रसेन के यहाँ दे दिया। मैंने सोचा कि राजा के तो कोई पुत्र नहीं है, तो राजा की संतान नहीं है, तो क्यों ना मैं राजा के यहाँ एक पुत्र बन जाता हूँ। तो मेरी माया से वो पुत्र बन गया। कई साल महाराज के यहाँ रहता रहा, राजमहलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने ही पुत्र की तरह मेरा पालन किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मुझे मेरे वंश के बारे में पूछा, तो तुम किस वंश के हो? तो मैंने इसे बहुत समझाया, परंतु ये नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो मैं जहाँ मेरा स्थान था वहाँ इन्हें लेकर गया और वहाँ पहुँच कर के मैं अपने वास्तविक रूप में आ गया और मैं अपने परिवार के पास चला गया। यह बात महाराज ने जब सुनी तो महाराज जी नागराज कहने लगे कि देवी, क्या ये सच कह रहा है? तो बैजंती कहती हैं, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ है, परंतु अब इनका आधा शरीर नाग का है, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। बैजंती की बात सुन करके नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई कि पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर के पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर उसके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने ये अपराध किया है, तुमने ये घोर निंदनीय कार्य किया है। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक कि ये स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम मृत लोक पर रहकर इसका साथ दोगे, इसे छोड़ नहीं सकते, इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा, उस राजा की सेवा करनी होगी और जब तक यहाँ का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता है तब तक तुम हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। दर्शक बंधुओं, अब तुम्हारा विवाह नहीं हो पाएगा। नागराज ने बैजंती को उसका पति प्रदान कर दिया। वह अपने उसी दिव्य शरीर में आ गया। उसके बाद रानी बैजंती और राजकुमार नाग ने अपने पिता से सर झुकाकर के आशीर्वाद लिया और अपनी स्त्री के साथ विदा लेकर के वहां से चला आया। जो अपनी नगरी में आए तो वहां पहुंचकर के उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर के महाराज की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। महाराज के पास जब उसका पुत्र पहुंचा तो महाराज ने देखा, वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे समस्त बीमारियों से अभी अभी छूटे हों। पूरे महल में खुशियां मनाई गईं और राजा साहब ने
पूरे नगर में यह खबर भिजवा दी कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर कि संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया गया और राजा चंद्रसेन और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर के धन्य हो गए। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से रानी वैजयंती अपने खोए हुए पति को पा लेती हैं और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहने लगती हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें सीखने और समझने वाली बात यह है कि चाहे कितनी ही प्यारी हो पतिव्रता स्त्री हो, मगर उसकी जिसके प्राण बच जाते हैं वह हट उसका कभी पूरा नहीं करना चाहिए। जिस बात को बताने से स्वयं पर या परिवारजनों पर संकट आता हो वह बात उसे नहीं बतानी चाहिए। जिस बात के कहने से स्त्री का, पिता का, माता का अपमान होता है या आपकी मान प्रतिष्ठा धूमिल होती हो, उस बात को कभी ना कहें। जिन बातों के कहने से घर में क्लेश बचता हो, रिश्तों के टूटने का डर हो, वो बात कभी ना कहें। मित्रों, समझदारी इसी में है कि कुछ बातें पिता, पुत्र, पत्नी और माता से छुपाकर रखनी चाहिए, जिनकी वजह से परिवार में घोर संकट ना आ जाए। तो दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को दबा लेना। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।